साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के मध्य के सारे करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो कि आगामी समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा और पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मैगजीन के अभी तक हम लोगों ने जो अद्यतन सार संग्रह वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी उसे कंप्लीट कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी वो खत्म हो गई है और आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी को हम लोग अब कर रहे हैं। इस पे एक वीडियो पहले भी छठा है, उसमें भी आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी के बारे में हमने बात की थी। अब इस 7वें वीडियो में जो पिछले वीडियो में जहां समाप्त हुआ है, पिछले वीडियो का जो लास्ट था, हमने वो बात किया था दिसंबर 2019 तक भारत पर विदेशी ऋण के बारे में, जिसमें हमने लास्ट में बात की थी कि दिसंबर 2019 के अंत तक कुल विदेशी ऋण जो है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 20.1% था। तो यहाँ तक हमने चर्चा समाप्त की थी। अब आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे प्रारंभ करेंगे। 2019-20 में भारत का विदेशी व्यापार जो रहा है, उस भारत के विदेशी व्यापार के बारे में यहाँ पर हम लोग बात को प्रारंभ करेंगे। तो वैश्विक मंदी से ग्रसित भारत का विदेशी व्यापार कोरोना काल से पहले ही भारी मंदी का शिकार जो है 2019-20 में रहा है। 2019-20 में ही देश के वस्तुगत निर्यात व आयातों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 में देश के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े, मतलब ये एस्टिमेटेड आंकड़े हैं, अंतिम रूप से फाइनल आंकड़े नहीं हैं। तो अनंतिम आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को जारी किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के कुल निर्यात, अब इस कुल निर्यात में क्या है, वस्तुगत निर्यात मतलब वस्तुओं का निर्यात और सेवाओं का निर्यात दोनों को शामिल किया गया है। और निर्यात क्या होता है, जो चीज़ें हम लोग अपने देश से दूसरे देश को बेचते हैं, जो हमारे देश से बाहर जाती हैं, जिसको हम लोग बेचते हैं, वो क्या होता है, निर्यात होता है। तो कुल निर्यात जो है वो 528.45 अरब डॉलर का रहा है, जो कि पूर्व वर्ष अर्थात इससे पहले के वर्ष 2018-19 में किए गए निर्यातों की तुलना में 1.36% क्या था, कम था। तथा संदर्भित वर्ष में अर्थात 2019-20 में देश के वस्तुगत एवं सेवाओं के कुल आयात, ये तो हमने निर्यात की बात की, यदि आयात को देखें जो हम बाहर से खरीदते हैं वो कितना रहा है, 598.61 अरब डॉलर, 598.61 अरब डॉलर के अनुमानित किए गए, जो पूर्व के वर्ष के था 2018-19 की तुलना में 6.33% कम है। जबकि निर्यात में कितना कम था, आपका 1.36% कम था 2018-19 के कंपेयर में, और यहाँ पे ये आयात में 6.33% कम है। तथा विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के आंकड़े जो है फरवरी 2020 तक के ही लिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत के वस्तुगत निर्यात, जो वस्तुओं का निर्यात रहा है, वो कितना रहा है, 314.31 अरब डॉलर, व आयात जो रहा है वस्तुओं का वो 467.19 अरब डॉलर रहे। जबकि इससे पहले 2018-19 में वस्तुओं का जो निर्यात रहा है वो 330.08 अरब डॉलर का था, और जो वस्तुओं का आयात था वो 514.08 अरब डॉलर के थे। तथा इस प्रकार डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में जहां 4.78, यदि वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो 4.78% की गिरावट, अर्थात जो गिरावट होती है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि, तो गिरावट दर्ज की गई है 2019-20 में। वहीं आयातों में, वस्तुओं के आयातों में जो गिरावट है कितनी है, वो 9.12% रही है। इसके साथ ही जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, मतलब जो हमारा आयात निर्यात का जो अंतर है, वो भी 2019-20 के दौरान 152.88 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, जबकि 2018-19 में यह व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कितना था, 184 अरब डॉलर था। मतलब हमारा व्यापार घाटा भी जो 2018-19 के कंपेयर में 2019-20 में कम हुआ है। इन अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में यदि रुपए में इस चीज़ को देखें तो रुपए मूल्य में भारत के निर्यात जो रहा है वो कितना रहा है, वो 22,26,567 करोड़ रुपए का ये निर्यात रहा है। वह आयात को यदि रुपये में देखें तो आयात जो हमने किया है 33,07,977 करोड़ रुपए का हमने आयात किया है। तथा इसी तरीके से पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 का देखेंगे तो वो क्या है, इससे ज़्यादा रहा है। तो वो आंकड़ों को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से यदि परसेंटेज में देखें तो इस प्रकार रुपये मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 3.52% की कमी व आयातों में
9.8% की गिरावट अर्थात ऋणात्मक वृद्धि 2019-20 के दौरान दर्ज की गई है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय के इन अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान 467.19 अरब डॉलर के कुल वस्तुगत आयातों में, जो हमने बाहर से वस्तुओं का आयात किया है, उसमें तेल आयात जो है, तेल आयात 129.43 अरब डॉलर का है। मतलब जो 467.19 अरब डॉलर का हमने वस्तुगत आयात किया है, उसमें से अकेले तेल का जो आयात है वो कितना है, 129.43 अरब डॉलर का। वह गैर तेल आयात जिसमें तेल शामिल नहीं है, नॉन ऑयल इंपोर्ट जो है वो कितना है, 337.76 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार यदि देखें तो कुल वस्तुगत आयात में जो वस्तुएं हमने बाहर से मंगाई हैं, उसमें तेल आयात का जो परसेंट रहा है कि कितना तेल आयात का परसेंट था, वो लगभग 27.7% रहा है। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में तेल आयातों में जो है 8.15% की कमी व गैर तेल आयातों में 9.49% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। अब पिछले वर्ष हमने कितना आयात किया तेलों का, वो आंकड़े हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखें, वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश के कुल वस्तुगत आयातों में गैर तेल व गैर स्वर्ण आयात, ठीक है, एक है गैर तेल जिसमें तेल शामिल नहीं और गैर स्वर्ण मतलब जिसमें आपका गोल्ड शामिल नहीं है, ये दोनों यदि मिला के देखें तो कितना रहा, 309.53 अरब डॉलर। मतलब जो भी हमने वस्तुओं का आयात किया है उसमें हम तेल वाला पोर्शन निकाल दें और जो स्वर्ण का, जो हम सोने का जो इंपोर्ट करते हैं उसको निकाल दें, तो शेष जो वस्तुगत आयात हमने कितने का किया, 309.53 अरब डॉलर का किया है, जो कि 2018-19 के कंपेयर में देखें तो यह 9.03% कम था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह याद रखिएगा कि विदेश व्यापार नीति जो कि हमारी 2015 से 20 तक के लिए बनाई गई थी, 5 वर्ष के लिए, इसे अप्रैल 2015 को जारी किया गया था। इसकी समय सीमा में जो 2015 से 20 तक की जो समय सीमा है, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अब कुछ एक संशोधनों के साथ अब यह नीति जो है वो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। तो यह पूछा जा सकता है कि विदेश में व्यापार नीति में कितने वर्ष की को एक्सटेंड किया गया है, कितनी वृद्धि की गई है या कब तक यह लागू रहेगा। तो यह 1 वर्ष की वृद्धि की गई है और 31 मार्च 2021 तक यह लागू रहेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2019-20 के संबंध में। तो यहाँ पे विभिन्न फसलों का जो अग्रिम अनुमान है उसकी बात करेंगे। तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2019-20 के लिए प्रमुख खाद्यान्न तिलहनों एवं अन्य वाणिज्यिक उपजों का तीसरा अग्रिम अनुमान जो है 15 मई 2020 को जारी किया गया है। प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में गेहूं, चावल और मोटे अनाजों का उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, जिससे कुल खाद्यान्न उत्पादन भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है, 295.67 मिलियन टन रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना रहा है, 295.67 मिलियन टन। तथा खाद्यान्नों में गेहूं, चावल और मोटे अनाजों का उत्पादन जहां रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, वहीं तिलहनों, ऑयल सीड व कपास का उत्पादन भी 2019-20 में रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। तथा 2019-20 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के पहले अग्रिम अनुमान जो है, ये तीसरा है हमारा, जो 15 मई को जारी किया। इसके पहले पहला जो था वो 23 सितंबर 2019 को, व दूसरा जो अग्रिम अनुमान था वो 18 फरवरी 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। पहले अग्रिम अनुमान जो कि आपका सितंबर में जारी किया गया था, तो पहले से अग्रिम अनुमान द्वारा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2019 में उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे। खरीफ उपज में आपके चावल आते हैं। 18 फरवरी 2020 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में रबी एवं खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन के आंकड़े शामिल थे। तीसरे अग्रिम अनुमान में भी रबी व खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन के आंकड़ों पर यह आधारित है। अब हम लोग थोड़ा सा 15 मई 2020 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के तहत 2019-20 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान थोड़ा सा देख लेते हैं, किसका कितना रहा है। जैसे कुल खाद्यान्न अनुमान जो रहा है यह कितना रहा है, उत्पादन का अनुमान 295.67 मिलियन टन। ठीक है। अब इसमें चावल की बात करें तो चावल का जो उत्पादन रहा है वो कितना रहा है, 117.94 मिलियन टन। गेहूं का 107.18 मिलियन टन।
जबकि पौष्टिक मोटे अनाज जो है ये कितना रहा है, ये रहा है आपका 47.54 मिलियन टन। मक्का 28.98 मिलियन टन। दलहन जो रहा है वो 23.01 मिलियन टन। अरहर जो रहा है वो 3.75 मिलियन टन रहा है। चना जो रहा है ये आपका 10.9 मिलियन टन रहा है इसका उत्पादन अनुमान। जबकि तिलहन का जो रहा है कितना रहा है, 33.5 मिलियन टन। सोयाबीन 12.24 मिलियन टन। रेपसीडियम सरसों ये 8.7 मिलियन टन। मूंगफली 9.35 मिलियन टन। कपास यह रहा है 36.02 मिलियन गांठें। यहाँ पर कपास की एक गांठ में 170 किलोग्राम होता है। इसके अलावा जूट एवं मेस्ता यह भी गांठों में ही इसको काउंट किया जाता है, तो 9.92 मिलियन गांठें, और यहाँ पे प्रत्येक गांठ में कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है। तथा गन्ने का उत्पादन जो अनुमानित है वो कितना है, वो है आपका 358.14 मिलियन टन। यदि आप वजन में देखें तो यह सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इतना मिलियन टन रहा है। कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों में 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो रहा है 295.67 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। यह पूर्व वर्ष अर्थात 2018-19 में प्राप्त किए गए 285.21 मिलियन टन की तुलना में 10.46 मिलियन टन क्या है, अधिक है। तथा खाद्यान्नों का यह उत्पादन पिछले 5 वर्षों 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक में हुए औसत उत्पादन से 25.89 मिलियन टन अधिक है। तथा 2019-20 के दौरान चावल का उत्पादन क्या है, हमने देखा कि रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। अब यहाँ पर आगे पिछले वर्ष से तुलना की गई तो उसको बहुत ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने आंकड़े अभी हमने बात की यही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सत्र 2020 के लिए नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सत्र 2020 के लिए नारियल के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा मार्च 2020 में की गई है। ये जो नारियल होता है ये 2 तरीके का होता है, इसके जो मूल्य होते हैं, एक मीलिंग खोपरा होता है और दूसरा होता है बाल खोपरा। तो मीलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वो कितना रखा गया है, कितना बढ़ाया गया है, इसको 9,521 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 9,960 प्रति कुंटल किया गया है, ठीक है। मतलब मीलिंग खोपरा का जो अब जो नया न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है, 9,960 प्रति क्विंटल। जबकि बाल खोपरा का जो समर्थन मूल्य है वो कितना है, वो आपका कर दिया गया है 10,300 प्रति क्विंटल किया गया है। जबकि यह 2019 में बाल खोपरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था, 9,920 प्रति क्विंटल था। इसके अलावा खोपरा के समर्थन मूल्य में यह वृद्धियां जो हैं कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग या इंग्लिश में कहें तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CAP की संस्तुतियों के आधार पर की गई है। नए घोषित किए गए समर्थन मूल्य मीलिंग खोपरा के लिए, मीलिंग खोपरा जिसका रेट कितना रखा गया है आपका 9,960 प्रति क्विंटल। तो मीलिंग खोपरा के लिए अखिल भारतीय औसत लागत पर 50% तथा बाल खोपरा के मामले में 55% लाभ सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से इतना ज़्यादा हो तब इतना लाभ इनको मिलेगा। यह अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के सिद्धांत जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में की थी के अनुरूप है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता 2 चीज़ें होती है, एक उत्पादन होता है, एक उत्पादकता होती है कि प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन व उत्पादकता के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आगे चलते हैं, अगला है वर्ष 2020-21 की, किसके लिए? 2020-21 की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो 2020-21 की खरीफ की फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को की। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ऑल इंडिया वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। इस आधार पर नाइजर सीड, कपास, सूरजमुखी, उड़द व अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि इस वर्ष की गई है। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं
कि हम खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो नाइजर सीड, कपास, सूरजमुखी, उड़द व अरहर ये कौन सी फसलें हो गई? ये आपके खरीफ की फसलें हो गई। कई बार पूछता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, तो याद रखिएगा नाइजर सीड, कपास, सूरजमुखी, उड़द व अरहर ये आपके खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की कुल खाद्यान्न फसल धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मतलब प्रत्येक में दोनों प्रकार के धान में 53 रुपीज़ की वृद्धि की गई प्रति क्विंटल। धान के दो प्रकार कौन से हैं? इसमें धान की सामान्य किस्म होती है और एक जो होती है ए ग्रेड धान की होती है। तो आपकी धान की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो पहले कितना था? वो पहले था 1815 रुपये प्रति क्विंटल। इसको बढ़ा करके 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मतलब इसमें 53 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। जबकि ए ग्रेड धान के मामले में इतनी ही वृद्धि की गई है, मतलब 53 रुपये 53 रुपीज़ की, और इसको 835 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1835 से 1888 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो यहाँ पर धान वाला महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि दोनों क्वालिटी में, चाहे सामान्य धान हो चाहे ए ग्रेड का, दोनों में 53 रुपीज़ प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और कितना हो गया है? सामान्य किस्म का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1868 है, जबकि ए ग्रेड का 1888 है। ठीक है, तो दोनों में 20 का अंतर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वर्ष सर्वाधिक जो है वृद्धि किसमें की गई है? 755 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये आपकी वृद्धि नाइजर सीड में की गई। किसमें की गई है? नाइजर सीड में की गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल में सबसे अधिक जो है वृद्धि की गई है? तो नाइजर सीड में 755 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे अब इसका रेट जो है पहले 5,940 रुपये था, अब इससे बढ़ करके ये 6,695 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा नए समर्थन मूल्यों में लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल के मामले में देखें कि यदि जो लागत है उस पर सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में जो प्रतिफल है, या इंग्लिश में कहें मैक्सिमम परसेंट रिटर्न ओवर कास्ट जो है, ये बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा। तो दो चीज़ें हैं, सर्वाधिक वृद्धि किस में की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में? तो नाइजर सीड में की गई है। जबकि यदि प्रतिफल की बात करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल किसमें मिलेगा? तो बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2150 कर दिया गया। मतलब 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें कितना हो गया? अब 2150 प्रति क्विंटल हो गया है, जो इसकी लागत पर ₹83 का प्रतिफल जो है किसानों को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कितना किया गया? 1815 प्रति क्विंटल से 53 रुपये बढ़ा करके 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, ये आकलित है। तथा 2000, अब इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें देखें उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2019-20 में 5,700 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 6,000 प्रति क्विंटल कर दिया गया है 2020-21 के लिए। तो इस प्रकार से इसमें वृद्धि कितनी की गई है? इसमें उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये जो लागत है, लागत की तुलना में यह 64% अधिक है। आगे देखें मूंगफली की, तो मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2018-19 में जो कि कितना था? 5,090 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको बढ़ा करके 5,275 प्रति क्विंटल 2020-21 के लिए किया गया है, और इसमें 185 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा अरहर की बात करें तो अरहर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था ये 5,800 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2020-21 के लिए 6,000 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मतलब 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है, इसके अलावा ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 145 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है। साथ ही मध्यम और लंबे रेशे वाले कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो मध्यम रेशे वाले कपास का जो मूल्य है वो 260 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जबकि लंबे रेशे वाले जो कपास है उनका मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मध्यम वाले का 260 और लंबे रेशे वाले का 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो यह वृद्धि 2020-21 के लिए की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी जो है 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
तो 22 जुलाई 2020 को जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 21वें स्थान से, पहले ये 21वें पोजीशन थे, 21वें से ये 5वें स्थान पर आ गए हैं। जो मार्च में जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में ये 21वें स्थान पर थे पहले। फोर्ब्स की नवीनतम सूची में अंबानी की कुल संपत्ति जो है 36.8 अरब डॉलर से बढ़कर के 74.6 अरब डॉलर हो गई है, 74.6 अरब डॉलर हो गई है। और उनकी संपत्ति में वृद्धि में रिलायंस जियो का सबसे बड़ा योगदान है। किसका योगदान है सबसे बड़ा? तो रिलायंस जियो का है, जिसमें अब तक 14 कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। तो इनकी कंपनी 14 कंपनियों ने किया है। और सबसे बड़ा जो निवेश किया है अभी तक वो किसने किया है? वो फेसबुक ने किया है। उसकी टोटल हिस्सेदारी इसमें कितनी है? 9.9% है। तो बस इतना ही याद रखें कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी, मतलब किसने योगदान किया है या निवेश किया है? फेसबुक ने, इनके टोटल नेटवर्थ का 9.99% का। इसके अलावा फोर्ब्स की सूची में 5वें स्थान पर आकर मुकेश अंबानी ने वर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं। आगे बात करें तो विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020 की बात कर लेते हैं। अमेरिका की व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की सूची 7 अप्रैल 2020 को जारी की। सूची के अनुसार विश्व में अरबपतियों की यदि संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी बताई गई है? 2095 बताई गई है। ठीक है, 2020 के लिए। जबकि पिछले वर्ष 2019 में की बात करें तो 2019 की ऐसी ही फोर्ब्स सूची में अरबपतियों की सूची की संख्या कितनी थी? 2153 थी। तो इस प्रकार से 2019 के कंपेयर में 2020 में जो है अरबपतियों की संख्या घटी है। पहले 2153 थी, अब 2095 हो गई है। फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 की इस सूची में भारत के 102 अमीरों को स्थान दिया गया, जबकि पिछले वर्ष 2019 में जो है 106 भारतीयों को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में भी अरबपतियों की संख्या कम हुई है। फोर्ब्स की 2020 की सूची में शामिल भारतीयों में शीर्ष स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी का है। और यह लगातार 13वां वर्ष है जब फोर्ब्स आकलन में मुकेश अंबानी को भारत में सर्वाधिक अमीर बताया गया है, तथा यह लगातार 34वां वर्ष है, 34th ईयर है जब विश्व के अरबपतियों की सूची फोर्ब्स द्वारा जारी की गई। मतलब यह जो अभी जारी किया गया यह इसका 34वां संस्करण था। वर्ष 2020 की अरबपतियों की इस सूची में शीर्ष स्थान किसका है? अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस का है। ठीक है, इस प्रकार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति होने का उनका दर्जा 3 वर्षों से वो बरकरार रखे हुए हैं। इन्हें यह दर्जा पहली बार 2018 में प्राप्त हुआ था। 2018 में सबसे अमीर, फिर 19 में सबसे अमीर, फिर 20 में सबसे अमीर हैं। ठीक है, जबकि उससे पूर्व 24 वर्षों में 18 बार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जो है फोर्ब्स के आकलन में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने गए थे। और इस बार जो 34वां संस्करण जारी किया गया है इसमें बिल गेट्स को विश्व का दूसरा सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति बताया गया है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? आपके बिल गेट्स हैं। इसके अलावा तीसरे पोजीशन पे कौन है? तो तीसरे पोजीशन पे जो है फ्रांसीसी उद्यमी बर्नार्ड एर्नॉल्ट का तीसरा स्थान है। जबकि चौथे पे कौन है? चौथे पे यदि बात करें तो अमेरिका के वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट जो हैं इसमें चौथे स्थान पर हैं। ये जो सूची जब आपकी 7 अप्रैल को जारी की गई थी और जो अभी नवीनतम जारी किया गया है 22 जुलाई 2020 को, यहाँ पर अब जो है 5वें स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, आगे देखें छठे स्थान पर कौन है? तो छठे स्थान पर जो हैं वो ऑरेकल के लैरी एलिसन हैं। जबकि 7वें पे जो हैं, सॉरी 5वें पे, चौथे पे तो आपके वॉरेन बफेट हैं, चौथे पे वॉरेन बफेट है, 5वें पे ऑरेकल के लैरी एलिसन हैं। जबकि छठे पे जो हैं वो जारा फैशन के स्पेनिश उद्यमी अमनशियो आर्टेगो हैं। ठीक है, और 7वें स्थान पे मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके अलावा फोर्ब्स की अरबपतियों की वर्ष 2020 की सूची में विश्व के कुल 2095 अरबपतियों में सर्वाधिक अरबपति जो हैं 614 अरबपति वो अमेरिका के हैं। जबकि दूसरे नंबर पे जो है 456 अरबपतियों के साथ चीन जो है वो दूसरे स्थान पे। इस चीन के अरबपतियों में मकाऊ व हांगकांग के अरबपति भी शामिल हैं। यदि थोड़ा सा देखें कि भारत के कौन से लोग, कुछ प्रमुख लोग जो इसमें शामिल हैं, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, राधाकृष्ण दमानी एवं परिवार रिटेल इन्वेस्टर ये शामिल हैं, शिव नाडार HCL, उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक, गौतम शांतिलाल अडानी ग्रुप, सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल, साइरस पूनावाला, कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल आर्सेनल स्टील, दिलीप संघवी सन फार्मा, अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड, ये कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हैं।
अब आगे चलते हैं। तोमान जो है, तोमान के बारे में, तोमान क्या है? तोमान ईरान की नई मुद्रा है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि तोमान क्या है, तो तोमान ईरान की नई मुद्रा है। तो गंभीर मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रहे ईरान ने अपनी मुद्रा, जो कि पहले रियाल थी, RIAL, क्या है? RIAL, रियाल के बदलने का निर्णय लिया है। रियाल की जगह एक नई मुद्रा तोमान, तोमान की स्पेलिंग क्या है? TOMAN, तोमान, लाने के लिए एक विधेयक ईरानी संसद को मजलिस कहते हैं। तो ईरानी संसद मजलिस में 4 मई 2020 को पारित किया गया। संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार ईरान की मुद्रा को अब तोमान नाम दिया जाएगा तथा एक तोमान का मूल्य जो है कितना है? एक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल, जो कि ईरान की मौजूदा मुद्रा है, रियाल के बराबर होगा। इस प्रकार ईरान की मुद्रा से 4 शून्य जो है हटाए जाएंगे। रियाल को तोमान से पूर्णतः प्रतिस्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय ईरान के केंद्रीय बैंक को दिया गया है। अब ऐसा किया क्यों गया है? तो निरंतर गिरते हुए रियाल को सबसे बड़ा धक्का 2018 में उस समय लगा था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में संपन्न न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर व रियाल के बीच विनिमय दर जो है 40,000 रियाल प्रति डॉलर हो गई थी, जबकि खुले बाजार में इसका लेन देन 1,50,000 रियाल प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। ऐसे में मुद्रा में हरास के लिए विधेयक 2019 के शुरू में ही ईरानी संसद में लाया गया था, जिसे मंजूरी अब 4 मई 2020 को मिल गई है। आगे बात करते हैं 10 बैंकों के विलय के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के आपसी विलय की जिस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 अगस्त 2019 को की थी, वह विलय 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हो गया। कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2020। इस विलय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों का विलय 4 अन्य बैंकों में किया गया है। मतलब 6 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया है, जिससे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। तथा बैंक विलय की इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 मार्च 2020 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुरूप यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया था। विलय के तहत अब देखें किसको किसमें विलय किया गया है। तो विलय के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। तो याद रखिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, जबकि सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में किया गया है तथा आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड और यूनियन में फ़र्क है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में किसको मिलाया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है, जबकि आपका आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है, तथा इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। अब इसके अलावा देश में वित्तीय क्षेत्र में अब तक इस सबसे बड़े विलय के चलते जो विलयित बैंक हैं, कौन से विलयित बैंक? जिन बैंकों का विलय किया गया 6 बैंक कौन से हैं? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक जिसका विलय केनरा में हुआ है, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जिसका विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है, और इलाहाबाद बैंक जिसका विलय इंडियन बैंक में किया गया है। तो ये 6 बैंक के खाता धारकों के कस्टमर आईडी व खाता नंबर आदि बदल गए हैं। बैंकों के इस महाविलय से 1 वर्ष पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के ही 2 अन्य बैंकों, देना बैंक व विजया बैंकों का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। ठीक है, जबकि भारतीय महिला बैंक तथा स्टेट बैंक के 5 अनुषंगी बैंकों का भारतीय स्टेट में विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। अब नए महाविलय के पश्चात देश में 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12। एक बार इन 12 के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5वां केनरा बैंक, 6वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 7वां इंडियन बैंक, 8वां है इंडियन ओवरसीज बैंक, 9वां है पंजाब नेशनल बैंक, 10वां है पंजाब एंड सिंध बैंक, और 11वां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और 12वां है यूको बैंक। तो ये अब वर्तमान में 12 बैंक हैं। तथा निजी क्षेत्र में जो है 22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। अब निजी बैंकों के एक बार नाम देख लें, कई बार पूछ लेता है ना कि कौन से आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और कौन से निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। तो जैसे एक्सिस बैंक,
आपके कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंड बैंक लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, नैनीताल बैंक लिमिटेड, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, एस बैंक लिमिटेड, बंधन लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ये 22 जो हैं ये आपके निजी क्षेत्र में 22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विदेशों से भेजे गए धन प्राप्त के मामले में भारत जो है दुनिया का शीर्ष देश है। अब यह जो रिपोर्ट है इसके संदर्भ में उसकी बात करते हैं। तो विदेशों से अपने परिवार, रिश्तेदार व अन्य रेजिडेंट द्वारा संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान विगत कई वर्षों से बना हुआ है तथा यही स्थिति वर्ष 2019 में भी बनी रही है। विश्व बैंक की 22 अप्रैल 2020 को जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान भारत में संप्रेषित धन जो है वो कितना रहा है, 83.1 अरब डॉलर रहा है। कितना रहा है, 83.1 अरब डॉलर रहा है, जो एक वर्ष पूर्व 2018 में कितना था, 78.6 अरब डॉलर था। तथा विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में चीन जो है दूसरे स्थान पर है। तथा रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल मिलाकर के 714 अरब डॉलर का धन संप्रेषण जो है विभिन्न देशों में हुआ है, जिसमें से 554 अरब डॉलर कम एवं मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ है। 714 में से 514 अरब डॉलर कम एवं मध्यम आय वाले देशों में प्राप्त हुआ है। तो कम एवं मध्यम आय वाले में भारत भी शामिल है। कोरोना संक्रमण के बीच संपूर्ण विश्व में आय के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव के चलते वर्ष 2020 में इन देशों में धन संप्रेषण में भारी गिरावट आएगी। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट बताई गई है कितना आया है, ये 2019 का है। अब इसमें यह रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2020 में जब अगली रिपोर्ट आएगी उसमें यह गिरावट देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरोना जो संक्रमण है उसका प्रकोप का प्रभाव पड़ेगा। 2020 में कुल धन संप्रेषण 572 अरब डॉलर तथा कम और मध्यम आय वाले देशों में यह संप्रेषण घट करके 445 अरब डॉलर ही रहने का अनुमान जो है विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। अभी कितना आया है, 554 आया है। अब 2020 में यह बताया जा रहा है कि कितना घटकर हो जाएगा, 445 अरब डॉलर कम और मध्यम आय वाले देशों में। और टोटल कितना रहेगा, टोटल अभी 714 अरब डॉलर का धन संप्रेषण विभिन्न देशों में हुआ है, जो कि 2020 में घट करके 572 अरब डॉलर का ही रह जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में संप्रेषित कुल 714 अरब डॉलर की राशि पूर्व वर्ष 2018 में संप्रेषित 694 अरब डॉलर की तुलना में 2.9% अधिक थी, जबकि 2020 में विदेशों में धन का कुल अनुमानित संप्रेषण 572 अरब डॉलर जो है 2019 में संप्रेषित धन की तुलना में लगभग 20% कम होगा। अभी जो 19 में जो धन आया है हमारा 714 अरब डॉलर का विभिन्न देशों में, और 2020 में कितना आएगा, 572 अरब डॉलर अनुमानित किया गया। तो इस प्रकार 2019 के कंपेयर में 2020 में 20% की गिरावट आएगी, जबकि 2018 की तुलना में 2019 में 2.6% की अधिकता थी, मतलब वृद्धि थी। इसके अलावा विश्व बैंक की वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्ति में शीर्ष स्थान जहां भारत का रहा है, वहीं 68.4 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ चीन का दूसरा स्थान है तथा तीसरे पे मैक्सिको है। एक बार जो 5 सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने वाले जो देश हैं संप्रेषित धन, उनको एक बार देख लेते हैं कि 5 कौन से हैं बड़े वाले। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे मैक्सिको है, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र। तो यह क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक दूसरा चीज़ है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2019 में विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्त करने वाले पहले 5 देश, मतलब ऐसे 5 देश जिनके जीडीपी में जो सबसे सर्वाधिक योगदान है वो इस संप्रेषित धन का ही है। एक बड़ा हिस्सा इस संप्रेषित धन का उनके जीडीपी में होता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है टोंगा देश, जो कि आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है। तो टोंगा के कुल जीडीपी का 37.6% जो है ये हिस्सेदारी आपकी संप्रेषित धन की है। ठीक है, मतलब एक बड़ा हिस्सा उनके जीडीपी का बाहर से भेजे गए धन पर निर्भर करता है। इसके अलावा हैती में 37.1% है उनके जीडीपी का। दक्षिणी सूडान में 34.1 है, किर्गिस्तान में 29.29.2 है, तजाकिस्तान में 28.2 है।
तो ये 5 ऐसे देश हैं जिनके जीडीपी में संप्रेषित धन का बहुत बड़ा हिस्सा है। टोंगा पहले नंबर पे, हैती फिर दूसरे पे, दक्षिणी सूडान है, किर्गिस्तान है और 5वें पे तजाकिस्तान है। विदेशों से धन संप्रेषण की लागत पर एक बार पुनः गंभीर चिंता विश्व बैंक रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। लगभग $200 की राशि अपने देश में भेजने के लिए औसत लागत जो है वो 7% इसमें आकलित की गई है। अनेक अफ्रीकी देशों व प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के मामलों में यह जो है 10% से भी अधिक बताई गई है। वर्ष 2030 तक इस लागत को घटाकर 3%, जो भेजने की जो लागत है इसको घटाकर के 3% तक लाने का लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में निर्धारित किया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 2019-20 में राष्ट्रीय आय के अनंतिम आंकड़े के बारे में। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। 2019-20 में देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम अनुमान अर्थात प्रोविजनल एस्टीमेट केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो CSO कहते हैं, CSO द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए। इन अनुमानों में इस वित्तीय वर्ष में GDP में वृद्धि जो है अर्थात 2019-20 में वृद्धि कितनी अनुमानित है, 4.2% अनुमानित की गई है, जो 29 मई 2020 को आंकड़े जारी किए गए हैं। इससे पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए GDP संबंधी पहले अग्रिम अनुमान जो कि 7 जनवरी 2020 को, दूसरे अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2020 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए थे। इन दोनों ही आकलनों में 2019-20 में GDP वृद्धि 5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था, जिसको अब घटाकर 4.2% कर दिया गया है। वहीं पूर्व वर्ष तथा 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि कितनी रही थी, 6.1% की रही थी। तथा 2019-20 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान जो कि 7 जनवरी को 2020 को आए थे, ऐसे समय जारी किए गए जब इस वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के आंकड़े ही उपलब्ध थे। तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2019 के GDP संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर दूसरे अग्रिम अनुमान CSO ने 28 फरवरी 2020 को जारी किए गए। फिर अब चौथी तिमाही के भी आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर इस वित्तीय वर्ष 2019-20 की राष्ट्रीय आय संबंधी अंतिम अनुमान जो हैं वो CSO द्वारा 28 मई 2020 को जारी किए गए। अब अनंतिम अनुमानों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन जो हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थिर मूल्यों पर प्रमुख आकलनों को देखेंगे। तो ये स्थिर मूल्य जो हैं 2011-12 वर्ष के मूल्य स्तर पर आकलित किए गए हैं। तो आधार वर्ष क्या है यह याद रखिएगा, 2011-12। अब सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्थिर मूल्यों पर बात करेंगे पहले स्थिर मूल्यों पर, फिर आपके करंट जो प्राइस है या चालू मूल्यों पर उस पर करेंगे। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात कर लें तो CSO के 28 मई 2020 के अंतिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद जो है 2011-12 के वर्ष के स्तर पर ये 145.66 लाख करोड़ अनुमानित है। कितना, 145 लाख करोड़ अनुमानित है। पहले अग्रिम आकलन में यह 147.79 147.79 लाख करोड़ बताया गया था। दूसरे में 146.84 लाख करोड़ बताया गया था, 146.84। तो अब ये घट करके और 145.66 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा इससे पूर्व 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 139.81 लाख करोड़ था तथा इस प्रकार 2019-20 में GDP में वृद्धि जो है वो 4.2% रही, जबकि 2018-19 में यह वृद्धि कितनी थी, 6.1% थी। अब राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो CSO के 28 मई 2020 के अंतिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत कौन सा, इसका बेस क्या है, 2011-12। तो स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय रियल नेट नेशनल इनकम जो है ये 127.33 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2018-19 में कितना था, 122.2 लाख करोड़ था। इस प्रकार 2019-20 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में भी 4.2% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2018-19 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी थी, 5.9% आकलित रही थी। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2019-20 में यह 94,954 रुपये होने का CSO का अंतिम आकलन है, ठीक है, एस्टीमेटेड प्रोविजनल एस्टीमेट है। जबकि 2018-19 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ये 92,085 रुपये थी। तो इस प्रकार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में
3.1% की वृद्धि 2019-20 में होने का सीएसओ का अनंतिम अनुमान है। ठीक है, अब पहले अग्रिम अनुमान में कितना था, दूसरे में कितना था, उसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मूल कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, या इंग्लिश में कहें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस, जिसे हम लोग GBA कहते हैं शॉर्ट में। तो यह जो है वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य कीमतों पर, यहाँ पर भी स्थिर मूल्य कीमत किसी आधार वर्ष है 2011-12, तो GBA जो है 128.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, कितना रहने का, 128.03, ये 2019-20 का, 2018-19 में 2019-20 होना चाहिए। इस प्रकार 2019-20 में GBA में 3.9% वृद्धि अनुमानित है। पूर्व में 2018-19 में यह वृद्धि कितनी थी, 6% थी। ठीक है, GBA के हिसाब से जो वृद्धि हमारी कितनी है, 3.9% आकलित है 2019-20 में, जबकि 2018-19 में यह कितनी थी, 6% थी। तथा CSO के 28 मई 2020 के अनंतिम अनुमानों में 2019-20 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में GBA में जो वृद्धि है वो कितना अनुमानित है, 4% अनुमानित है, आकलित की गई है। जबकि 2018-19 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी थी, 2.4% थी, और इस बार कितनी रहने को उम्मीद है, 4%। पहले 2.4 था, अब इस बार 4% रहने की अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा 2018-19 में सर्वाधिक 9.4% की वृद्धि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त की गई थी। तो याद रखिए किस सेक्शन में सर्वाधिक वृद्धि पिछले वर्ष 2018-19 में हुई थी, तो सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं में कितनी थी, 9.4% थी। 2019-20 में भी देखें तो इसी उपक्षेत्र में ही वृद्धि सर्वाधिक 10% रहने के अनुमान व्यक्त किया गया है। तथा 2019-20 में निर्माण उपक्षेत्र में GBA में वृद्धि 1.3% प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब ये तो हमने बात की थी अभी तक स्थिर मूल्यों पर। अब हम लोग प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन को बात करेंगे, तो करंट प्राइस पे। तो सबसे पहले फिर हम लोग सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात करते हैं आपका प्रचलित मूल्यों पर। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जो है 203.4 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि जो स्थिर मूल्यों पर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, 145.66 लाख करोड़। ठीक है, और चालू मूल्यों पर 203.4 लाख करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है CSO द्वारा। CSO के जो पहले संशोधित आकलन थे उसमें 2018-19 में यह 189.71 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, इस प्रकार चालू मूल्यों पर 2019-20 में GDP में वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान है, जबकि स्थिर मूल्यों पर कितना रहने का अनुमान है, वो है आपका कितना है, 4.2%। ठीक है, और चालू मूल्यों पे 7.2%, जबकि 2018-19 में यह वृद्धि कितनी थी, 11% थी, जबकि स्थिर मूल्यों पे 2018-19 में वृद्धि कितनी थी, 6.1% थी। अब हम लोग राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो CSO के 28 मई 2020 के अंतिम अनुमानों में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में शुद्ध राष्ट्रीय आय अर्थात नेट नेशनल इनकम जो है करंट प्राइस पे ये 180 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 2018-19 में यह कितना था, 167.89 लाख करोड़ था। इस प्रकार चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के 7.2% की वृद्धि 2019-20 में अनुमानित है। ठीक है, और 2018-19 में यह वृद्धि 10.8% थी। तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की यदि बात करें तो 2019-20 में यह कितनी व्यक्त की गई है CSO द्वारा, 1,34,226 रुपये रहने का CSO का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह कितना था, 1,26,521 था। जबकि स्थिर कीमतों पर 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, 94,954 रुपये। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पे 94,954 रुपये है 2019-20 के लिए, जबकि आपका चालू मूल्य पर कितना है, 1,34,226 रुपये। इस प्रकार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 6.1% की वृद्धि 2019-20 में होने का CSO का ताज़ा अनंतिम जो प्रोविजनल अनुमान है वो यह व्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अब मूल कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस GVA की बात कर लेते हैं प्रचलित मूल्यों पे। तो प्रचलित मूल्यों पर मूल कीमतों में पर GVA जो है
वो 2018-19 में 171.4 लाख करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में 188.43 लाख करोड़ रहने का सीएसओ का अनुमान है। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 2019-20 में जीबीए में 7% वृद्धि अनुमानित है, जबकि पूर्व वर्ष 2018-19 में यह 10.5% अनुमानित है। जबकि स्थिर मूल्यों पर कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? स्थिर मूल्यों पर 2019-20 में जीबीए जो है 3.9% वृद्धि अनुमानित है, ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पे 7% वृद्धि अनुमानित है। अब हम लोग आगे चैंपियंस पोर्टल की बात कर लेते हैं। तो चैंपियंस पोर्टल क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को एमएसएमई सेक्टर अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। चैंपियंस जिसका फुल फॉर्म, जिसका पूरा नाम है या स्पेलिंग है CHAMPIONS, चैंपियंस, और इसका पूरा जो नाम है वो क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका पूरा नाम है। इस पोर्टल का उद्देश्य वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि के संदर्भ में इस कठिन स्थिति में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस कठिन स्थिति में एमएसएमई की मदद करना, एमएसएमई को चिकित्सा वस्तुओं और सामानों के विनिर्माण हेतु अवसर प्रदान करने में मदद करना तथा उभरते हुए एमएसएमई की पहचान करना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी टूल्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा चैंपियंस पोर्टल किससे संबंधित है? तो एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के चैटबोट जिसका नाम है पाई। पाई का स्पेलिंग क्या होता है? PAI, पाई। तो मई 2020 में रियल टाइम आधार पर फास्टैग, रुपे, यूपीआई तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबोट जिसका नाम पाई है, इसको लॉन्च किया है। पाई क्या करेगा? पाई जो NPCI या रुपे और यूपीआई वाले जो वेबसाइट है, इस पर पाठ्य भाग को, जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है या जो आवाज़ टेक्स्ट पोर्शन से या आवाज़ वॉइस के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में NPCI उत्पादों की सही जानकारी जो यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता, उनको प्रदान करने में सहायता करेगा। पाई को, ये जो पाई चैटबोट है, इसको बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जो है कोरोवर, क्या नाम है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुरदुरा भुगतान से संबंधित कार्य करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं NLC इंडिया लिमिटेड ने पहली बार किया है कोयले का उत्पादन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अप्रैल 2020 में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नवरत्न सार्वजनिक उद्यम जिसका नाम क्या है? NLC इंडिया लिमिटेड। तो याद रखिएगा NLC इंडिया लिमिटेड नवरत्न सार्वजनिक उद्यम है। इसने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है। उड़ीसा राज्य में तालाबीरा 2 और खान नंबर 3 से कोयले का उत्पादन शुरू किया गया। तो याद रखिएगा तालाबीरा कोयला खान कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसे 2016 में NLC इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया था। इस खादान को, या जो खान है तालाबीरा, इसका उपयोग मौजूदा और भविष्य में कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा और इसे 1956 में स्थापित किया गया था और NLC को, तथा आपका राकेश कुमार NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल 5 नए राज्य संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 3 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। अब ये 3 राज्य कौन से जोड़े गए हैं? उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 20 हो गई। पहले 17 थे। 17 कौन से थे? तो इसमें जो शामिल थे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। पहले ये ही जुड़ चुके थे, अब 3 और जोड़े गए हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। याद रखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लाभार्थी जो होंगे
इन 20 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली सरकारी दुकान से अपने हक का राशन खरीद सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार अगस्त 2020 तक यह योजना जो है उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में लागू हो जाएगी। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की प्रायोगिक योजना को 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा तथा इससे अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थी 67 करोड़ लाभार्थी यानी 83% पीडीएस आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2019-20 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि के संदर्भ में। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है वो 49.97 अरब डॉलर रहा है, जो एक वर्ष पूर्व था 2018-19 में 44.36 अरब डॉलर था। इस प्रकार 12.6% की कितनी वृद्धि हुई? 12.6% की वृद्धि एफडीआई में 2019-20 के दौरान हुई है। मंत्रालय के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको शॉर्ट में लोग DPIIT कहते हैं, द्वारा मार्च 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार यह पुनर्निवेशित आय री इन्वेस्टेड इनकम को भी शामिल किया जाए तो 2019-20 में कुल एफडीआई जो है वो 73.4 अरब डॉलर बैठती है, जो 2018-19 के ऐसे आंकड़े 62 अरब डॉलर की तुलना में 18.4% अधिक है। एफडीआई के यह आंकड़े जारी करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2019-20 में एफडीआई में यह वृद्धि जो है विगत 4 वर्षों में जो है सर्वाधिक है। इसके अलावा 2013-14 में देश में कुल विदेशी निवेश जो है 36 अरब डॉलर का था। कितना था? 36 अरब डॉलर, जो अब 2019-20 में दोगुना से भी अधिक होकर के 73.4 अरब डॉलर 2019-20 में रहा है। 2019-20 में प्राप्त किए गए 44.36 ये आपका डॉलर के इक्विटी एफडीआई में ये आपका 44.36 अरब डॉलर वाला ये आंकड़ा 2018-19 का है। 19-20 में कितना आया है? 49.97 अरब डॉलर। यहाँ पे 49.97 अरब डॉलर होना चाहिए। तो 2019-20 में प्राप्त किए गए 49.97 अरब डॉलर के इक्विटी एफडीआई में सर्वाधिक 7.83 अरब डॉलर का निवेश जो है वो आपका सेवा क्षेत्र में हुआ। मतलब जो सबसे अधिक एफडीआई किसमें आई है? सेवा क्षेत्र में आई है। दूसरे स्थान पर जो है 7.67 अरब डॉलर का निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। इसके बाद तीसरे नंबर पर ट्रेडिंग है, चौथे पे दूरसंचार है, पाँचवें पे ऑटोमोबाइल्स है, छठे पे निर्माण सेक्टर है और सातवें पे आपका रसायन क्षेत्र है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एफडीआई आपका सेवा क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तीसरे पे ट्रेडिंग है, चौथे पे आपका दूरसंचार है, पाँचवें पे ऑटोमोबाइल्स है, छठे पे निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है और आपका सातवें पे रसायन क्षेत्र है। तथा DPIIT के अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश में एफडीआई का जो सबसे प्रमुख स्रोत रहा है, मतलब सबसे अधिक एफडीआई आया कहाँ से? तो सिंगापुर रहा है, जहाँ से 14.67 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश भारत को संदर्भित वर्षों में प्राप्त हुआ 2019-20 में। 8.24 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ मॉरिशस जो है का इस मामले में दूसरा स्थान है और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे अधिक एफडीआई कहाँ से आया है? सिंगापुर, दूसरे नंबर पे मॉरिशस, तीसरे पे आपका नीदरलैंड, चौथे पे अमेरिका है, पांचवें पे कैमन द्वीप समूह और छठे पे जापान है और सातवें फ्रांस है। तो 5 जो हैं उसके नाम याद रखिएगा, पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे मॉरिशस, तीसरे पे नीदरलैंड, चौथे पे अमेरिका और पांचवें पे कैमन द्वीप समूह है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत में जन्म दर मृत्यु दर पर जो SRS के जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनके बारे में। तो 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों पर संकलित डेटा का नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये जो आंकड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? नमूना पंजीकरण प्रणाली। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है और यह राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है।
तथा इस प्रणाली को कुछ राज्यों ने 1964-65 में 64-65 में शुरू किया था। सारे राज्यों ने, कुछ राज्यों ने। कालांतर में 1969 और 70 में 1969-70 में से पूरे देश में लागू है। तो यह जो नमूना पंजीकरण जो प्रणाली है, यह प्रायोगिक तौर पर कुछ राज्यों के द्वारा 1964-65 में लागू किया गया और पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में जो है यह 1969-70 से लागू होता है। तथा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुमान वर्ष के अनुसार वर्ष 2018 में देश में जन्म दर जो है, ये 2018 के आंकड़े बता रहे हैं, 2018 में देश में जन्म दर जहां 20 प्रति हजार थे, वहीं मृत्यु दर जो है वो कितना रहा है, 6.2 प्रति हजार थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि की जो प्राकृतिक दर रही है वो कितनी हो गई है, 13.8। इसमें माइनस कर देंगे 20 जो आपका जन्म दर रहा है और जो मृत्यु दर रहा है, इसमें से जन्म दर में से मृत्यु दर माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, प्राकृतिक दर, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मिल जाता। तो यह 13.8 प्रति हजार रह गई थी। ठीक है। तथा 10 वर्ष पूर्व, 2018 के 10 वर्ष पूर्व तथा 2009 में देश में जन्म दर कितनी थी, 22.5 प्रति हजार और मृत्यु दर कितनी थी, 7.3 प्रति हजार थी। और उस समय 2009 में देश में जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर कितनी थी, 15.2 प्रति हजार थी, जबकि 2018 में कितनी हो गई है, 13.8 हो गई है। अब इसके अलावा SRS के इन आंकड़ों के अनुसार 2018 में देश में शिशु मृत्यु दर कितनी रह गई है, 32 प्रति हजार रह गई, 32 रह गई है। ठीक है, तो यह चीज़ें याद रखिएगा। अब सबसे पहले जन्म दर की बात कर लेते हैं। तो जन्म दर किसी भी क्षेत्र एवं समाज में प्रजननता एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख निर्धारक माप है। भारत में जन्म दर 1971 में 1971 में 36.9 प्रति हजार थी, जो 2009 में घट करके 22.5 प्रति हजार रह गई और जो अब 2018 में यह 20 प्रति हजार दर्ज की गई है। तो वर्तमान में 2018 में कितना है, 20 प्रति हजार है। तथा SRS रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्षों में देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर के अंतर में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म दर का जो अंतर था इसमें कमी आई है। 2009 में जहां देश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर क्रमशः शहरी में 18.3 प्रति हजार था और वहीं ग्रामीण में 24.1 प्रति हजार था, वहीं 2018 में कितना हो गया है, शहरी क्षेत्र में जो जन्म दर है वह 16.7 हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 21.6 प्रति हजार हो गया है। तथा रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े राज्यों में जैसे कि 2018 में सर्वाधिक जन्म दर 26.2 प्रति हजार कहाँ पे दर्ज की गई है, बिहार में दर्ज की गई है। तो 2018 में सर्वाधिक जन्म दर आपका कहाँ पे है, बिहार में 26.2 है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है, 20 प्रति हजार है। ठीक है, तो 26.2 प्रति हजार के साथ बिहार नंबर 1 पे है, जबकि दूसरे नंबर पे जो आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पे 25.6 है। तो यह यूपी का याद रखिएगा कितना यहाँ पे जन्म दर है, 25.6 प्रति हजार है। ठीक है, यूपी का। और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है 24.6। तो पहले पे बिहार है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश है जन्म दर के मामले में, सर्वाधिक जन्म दर के मामले में। तथा बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है, जहाँ पे कितना है, 13.9 प्रति हजार है, जबकि दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। दूसरे पे तमिलनाडु और दिल्ली का बराबर है 14.7। ठीक है, तो पहले पे केरल है और दूसरे पे 2 हैं तमिलनाडु और दिल्ली। अब इसको थोड़ा अलग अलग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोच्च जन्म दर आपकी बिहार में दर्ज की गई है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर जो है 16.7 प्रति हजार दर्ज की गई है और बड़े राज्यों में यह सर्वोच्च 22.5 प्रति हजार उत्तर प्रदेश में रही है। दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे पे राजस्थान है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि हम शहरी और ग्रामीण दोनों सेक्टर की बात करते हैं मिला करके, तो सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ पे रही है, सर्वाधिक जन्म दर बिहार, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। यदि हम केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें भी सर्वोच्च जन्म दर कहाँ पे रही है, बिहार, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। परंतु जब शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये राज्यों का क्रम है ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में सर्वोच्च जो शिशुओं से जन्म दर है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर बिहार आ जाता है और तीसरे पे आपका राजस्थान आ जाता है। छोटे राज्यों में सर्वोच्च जन्म दर जो है आपकी कहाँ पे है, 22.1 प्रति हजार मेघालय में, तथा सबसे कम 12.4 प्रति हजार गोवा में दर्ज की गई है। तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वोच्च जन्म दर आपका 22.9 दादरा व नगर हवेली में, तथा सबसे कम जो है केंद्र शासित प्रदेशों में वो 11.2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से यदि देखें तो सर्वाधिक जन्म दर वाले शीर्ष 5 राज्य बड़े राज्यों में कौन से हैं? बिहार है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे राजस्थान और पांचवें पे झारखंड है। छोटे राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर वाले कौन से हैं? मेघालय है नंबर 1 पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे सिक्किम है। अब देश में सबसे कम जन्म दर वाले शीर्ष 5 राज्य बात करें तो बड़े राज्यों में जो 5 राज्य हैं कौन सा है सबसे कम जन्म दर वाला? तो केरल है, उसके बाद यदि बढ़ते क्रम में चलेंगे तो उससे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में है, तो केरल है, तमिलनाडु है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे पंजाब है, पाँचवें पे पश्चिम बंगाल है। छोटे राज्यों में गोवा है, सबसे कम आपका जन्म दर आपका गोवा में है, उससे ज़्यादा नागालैंड में, फिर त्रिपुरा है। फिर केंद्र शासित क्षेत्र में यदि देखें तो केंद्र शासित क्षेत्र में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर सबसे कम जन्म दर है 11.2। फिर चंडीगढ़ आता है और फिर पुडुचेरी आता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जन्म दर वाला राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला करके, चाहे छोटे राज्य हो चाहे बड़े राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश, सब में यदि ओवरऑल देखेंगे तो सबसे कम जन्म दर किसका है? अंडमान निकोबार का है 11.2, जबकि केरल का कितना है? 13.9 है प्रति हज़ार। वहीं गोवा का 12.4 है और अंडमान निकोबार का 11.2। तो सब में मिला करके सबसे कम जन्म दर किसका हो जाएगा? आपका अंडमान निकोबार का हो जाएगा। अब मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु दर को यदि देखें तो मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र एवं समाज में जन स्वास्थ्य प्रशासन का सूचक होने के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का भी प्रमुख निर्धारक माप है। विगत 4 दशकों में भारत में मृत्यु दर में प्रभावपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। 1971 में देश में मृत्यु दर जो है वो 14.9 प्रति हज़ार थी, जो घट करके 2009 में कितनी हो गई? 7.3 प्रति हज़ार और 2018 में कितनी हो गई? 6.2 प्रति हज़ार रह गई है। SRS रिपोर्ट के अनुसार 2009 में देश में शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर जो है वो 5.8 प्रति हज़ार थी 2009 में, जो घट करके 2018 में कितनी हो गई है? 5.1 प्रति हज़ार रह गई है। इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 2009 में 7.8 प्रति हज़ार थी, जो कि 2018 में 6.7 प्रति हज़ार रह गई है। तथा रिपोर्ट के अनुसार देश में 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर जहां 6.2 प्रति हज़ार थी, वहीं बड़े राज्यों में सर्वाधिक जो मृत्यु कहाँ पर रही है? 8 प्रति हज़ार के साथ छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, तीसरे पे केरल है। मतलब सर्वाधिक मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे केरल है। तथा बड़े राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली है। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है और फिर तीसरे पे झारखंड आता है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में भी हो गया है। छोटे राज्यों में सर्वोच्च मृत्यु दर आपका कहाँ पे है? वो 6.9 प्रति हज़ार के साथ हिमाचल प्रदेश में है। तथा सबसे कम मृत्यु दर जो है आपका कहाँ पे है? 3.5 प्रति हज़ार नागालैंड में दर्ज की गई है, ये छोटे राज्यों में। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च मृत्यु दर जो है आपकी कितनी है? वो 6.9 पुडुचेरी में और सबसे कम 3.8 प्रति हज़ार दादरा व नगर हवेली में है। तो इस प्रकार से देश में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले 5 राज्यों की बात करें, सबसे पहले बड़े राज्य की बात करें तो सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद 5 क्रम देखें तो छत्तीसगढ़, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे केरल है, चौथे पे मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश बराबर है इनका 6.7 और आपका 5वें पे पंजाब और उत्तर प्रदेश है। पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी जो मृत्यु दर है वो सेम है। छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में आपका सबसे अधिक जो मृत्यु दर है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश 6.9 है, दूसरे पे गोवा अरुणाचल प्रदेश है 6 है और गोवा 5.9 प्रति हज़ार है। केंद्र शासित क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे है? पुडुचेरी, उसके बाद उससे कम जो है लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है। और देश में सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें बड़े राज्यों में सबसे कम कहाँ पे है? वो है दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर व लद्दाख, फिर तीसरे पे झारखंड है, चौथे पे महाराष्ट्र है, 5वें पे पश्चिम बंगाल है। छोटे राज्यों में यदि देखें तो नागालैंड है, फिर दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे सिक्किम है और चौथे पे मणिपुर है। तो केंद्र शासित क्षेत्र में देखें तो नंबर 1 पे सबसे कम वाले में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? दादर नगर हवेली, जहाँ पे सबसे कम मृत्यु दर है केंद्र शासित क्षेत्रों में। इसके बाद चंडीगढ़, फिर दमन एवं दीव का नंबर आता है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोच्च मृत्यु दर जो है 8.6 प्रति हज़ार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड की गई है, जिसके के बाद पंजाब दूसरे नंबर पर आता है और उड़ीसा तीसरे नंबर पर आता है।
जबकि ओवरऑल देखेंगे ग्रामीण और शहरी में तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, दूसरे पे उड़ीसा है और तीसरे पे केरल है। जबकि यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो नंबर 1 पे सर्वोच्च मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे आपका पंजाब आ जाता है, ठीक है, और तीसरे पे उड़ीसा आता है। अब शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। तो शिशु मृत्यु दर से आज से किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व, मतलब 1 वर्ष होने से पूर्व मरने वाले शिशुओं की संख्या से होता है। यह दर संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की सूचक होती है। एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 1971 में देश में शिशु मृत्यु दर जो है वो 129 प्रति 1000 थी, जो घट करके 2009 में कितनी हो गई, 50 प्रति 1000 हो गई, और 2018 में यह 32 प्रति 1000 हो गई है, ठीक है। तो 2018 में कितना है, 32 प्रति 1000 दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 2009 में 55 प्रति 1000 थी, जो अब 2018 में 36 प्रति 1000 हो गई है। ऐसे टोटल में 32 है और ग्रामीण क्षेत्र में 36 प्रति 1000 है। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह दर जो है 2009 में 34 प्रति 1000 से घट करके 2018 में 23 प्रति 1000 रह गई है। तथा बड़े राज्यों में 2018 में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक कहाँ पे रही है, 48 प्रति 1000 के साथ, 48 प्रति 1000 के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसमें मृत्यु दर 43 प्रति 1000 है, 43। तथा तीसरे स्थान पर आपका कौन सा है, असम व छत्तीसगढ़ है। असम व छत्तीसगढ़ का दोनों ही सेम है, 41 प्रति 1000, 41 प्रति 1000। तो याद रखिएगा सर्वाधिक मृत्यु वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे असम व छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में 48 प्रति 1000, उत्तर प्रदेश में 43 प्रति 1000 और असम व छत्तीसगढ़ में 41 प्रति 1000 है। तब बड़े राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जहाँ पे 7 प्रति 1000 है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे पे तमिलनाडु है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोच्च मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे असम है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 52 प्रति 1000 है, उत्तर प्रदेश में 46 प्रति 1000 है और असम में 44 प्रति 1000 है। शहरी क्षेत्रों में 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर औसत शिशु मृत्यु दर जहां 23 प्रति 1000 दर्ज की गई है, वहीं बड़े राज्यों में यह सर्वाधिक 36 प्रति 1000 मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है। नहीं सॉरी, पहले पे मध्य प्रदेश है और दूसरे पे छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश दोनों ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में दोनों पे 35,000 जो है शिशु मृत्यु दर है। तो पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तथा छोटे राज्यों में शिशु मृत्यु दर सर्वोच्च 37 प्रति 1000 अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम जो है 4 प्रति 1000 नागालैंड में दर्ज की गई है, ठीक है, नागालैंड में आपकी दर्ज की गई है। इसके अलावा आप देखें तो केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर वो है 16 प्रति 1000 दमन एवं दीव में, तो सबसे कम कहाँ पे है, 9 प्रति 1000 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, यदि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिलाकर के बात किया जाएगा तो नागालैंड हो जाएगा, क्योंकि यदि बड़े राज्यों में देखें तो केरल का सबसे कम है 7 प्रति 1000, ठीक है, और छोटे राज्यों में नागालैंड का सबसे कम है 4 प्रति 1000 और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है सबसे कम 9 प्रति 1000। तो इसमें सबसे कम तीनों में देखें तो नागालैंड का है। तो यदि सब में मिलाकर यदि पूछा जाए, ऑप्शन में आपका केरल भी है, नागालैंड भी, अंडमान निकोबार भी है, तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर किसका है, नागालैंड का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बड़े राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे असम व छत्तीसगढ़ है। छोटे राज्यों में नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे पे मेघालय है, तीसरे पे त्रिपुरा है। केंद्र शासित क्षेत्र में पहले पे दमन दीव है, दूसरे पे लक्षद्वीप है, तीसरे पे चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली है। अब देश में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ बेहतर होती चिकित्सीय सेवाओं के कारण देश में औसत आयु में हाल के दिनों में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है या वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में 13 मार्च 2020 को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 के दौरान देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 49.7 वर्ष थी, 49.7 वर्ष थी, जो 2013-17 के दौरान कितनी हो गई है, ये 69 वर्ष हो गई है। जो 1970-75 में 49.7 थी, अब यह 2013-17 में बढ़ करके कितना हो गया है, 69 वर्ष हो गया है, 69 वर्ष हो गया है। इस प्रकार औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई, 19.3 वर्ष की वृद्धि इस अवधि में हुई है, 1970 से लेकर 2013 तक।
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा SRB बेस्ड लाइफ टेबल्स 2013-17 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2013-17 के दौरान पुरुषों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा कितनी रही है, जहां 67.8 कितना 67.8 वर्ष थी, वहीं महिलाओं के मामले में यह 70.4 वर्ष थी। तो ये आंकड़े याद रखिएगा कि इस समय जीवन प्रत्याशा 2013 से 17 में कितनी हो गई, 69 वर्ष हो गई टोटल, पुरुष और महिला का मिला करके। यदि पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग बात करें तो पुरुषों का कितना है 67.8 वर्ष होगा और महिलाओं का 70.4 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में औसत जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहाँ पे है, केरल में है 75.2 वर्ष, ये टोटल है पुरुष और महिला का मिला करके। केरल में 75.2 वर्ष और यहाँ पे पुरुषों का 72.5 वर्ष है और महिलाओं का 77.8 वर्ष है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है जहाँ पे 74.1 वर्ष है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है जहाँ पे 72.5 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित क्षेत्रों में देखें तो 2013-17 के दौरान सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली में रही है, 74.7 रही है। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में। और रिपोर्ट में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से इसको याद रखिएगा कि सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 2013-17 के दौरान यह जीवन प्रत्याशा कितनी रही है, 65 वर्ष ही दर्ज की गई है। अब इस 65 वर्ष में यदि महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग देखें तो पुरुषों का यहाँ पे कितना रहा है, 64.3 वर्ष रहा है, 64.3 वर्ष, जबकि महिलाओं का 65.6 वर्ष रही है। तथा सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे जहाँ पे 65.2 वर्ष है। तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश है जहाँ पे 66 वर्ष है और असम जो है आपका चौथे पे है 66.2 वर्ष के साथ। ठीक है, तो सबसे कम जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे असम है। इसके अलावा पाँचवें पे आपका राजस्थान आ जाएगा, छठे पे झारखंड है और सातवें पे बिहार है, आठवें पे हरियाणा है, नौवें पे उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये आपके कुछ आंकड़े थे, ठीक है, जो कि आपके जन्म दर, मृत्यु दर और आपके जीवन प्रत्याशा से संबंधित थे। तो इतनी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। अब इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।